जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, एपिसोड 55 में बात करेंगे EHI 03 के खंड 4 की इकाई 14.6 से आगे की। इकाई 44.6 संघर्ष और सुदृढ़ीकरण सन 1206 से 1290 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सन 1206 से लेकर के जो 1290 ईस्वी तक का समय है वह निर्माणात्मक एवं चुनौतियों से भरपूर रहा है। इस काल की विशेषता यह थी कि जहां एक ओर गौर वंश के शासक वर्ग में आंतरिक बहुकेंद्रित संघर्ष था, वहीं तुर्कों को नव उदित राजपूत विद्रोहों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु के पश्चात उसके 3 महत्वपूर्ण सेनापतियों ताजुद्दीन यल्दूज, नसीरुद्दीन कुबाचा एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच सर्वोच्चता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। यल्दूज के पास अफगानिस्तान और सिंध के बीच के मार्ग पर स्थित करमन तथा शंकुरन के क्षेत्र थे। कुबाचा का उच्च पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था, जबकि ऐबक को पहले से ही मोहम्मद गौरी द्वारा वायसराय के रूप में नियुक्त किया जा चुका था और वह भारत स्थित तुर्क सेना का सेनापति भी था। तकनीकी तौर पर वह अभी भी एक गुलाम ही था, किंतु उसके स्वामी मोहम्मद गौरी के मृत्यु के उपरांत बाद उसको सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई। औपचारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं स्वतंत्र पहचान के रूप में इस घटना से ही की जाती है। आगामी घटनाक्रम ने इसे वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। अपने 4 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल में पंजाब का अधिकार करने की यल्दूज की अभिलाषा को निष्क्रिय करने के लिए ऐबक, जिसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई है, अपनी राजधानी को लाहौर ले गया। ख्वारिज्म के शाह के दबाव के कारण जो दृढ़ता के साथ गौर की ओर आगे बढ़ रहा था, यल्दूज स्वयं को भारत में स्थापित करने के लिए बाध्य था। ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में उसके दामाद इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली और वह अपनी राजधानी वापस दिल्ली ले आया। तुर्कों द्वारा विभाजित क्षेत्र उनके नियंत्रण से बाहर हो गए थे और अधीनस्थ किए गए राजपूत सरदारों ने नजराना देना बंद कर दिया था तथा इनकी प्रभुसत्ता मानने से भी इनकार कर दिया था। इल्तुतमिश के शासन काल की 1/4 शताब्दी सन 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक के दौरान उन क्षेत्रों पर सल्तनत के प्रभुत्व का स्थापित करने पर बल दिया गया जिसको वे खो चुके थे। सन 1215 ईस्वी में यल्दूज को तराइन में पराजित कर दिया गया और 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुब्जा से लाहौर प्राप्त कर लिया और इसे अपने एक गवर्नर के अधीन कर दिया। इस घटना के 3 वर्ष के अंदर ही जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए मंगोल चंगेज खान के नेतृत्व में सिंधु नदी पर प्रकट हुआ। जलालुद्दीन ख्वारिज्म शासक का पुत्र था और जिसने पंजाब में शरण ले रखी थी। इकाई 13 में हमने मंगोलों द्वारा नष्ट किए गए इस्लामी राज्यों का वर्णन किया था। इसके बाद से ही मंगोल दिल्ली सल्तनत के शासकों के लिए चिंता का विषय बने रहे। 13वीं 14वीं सदी के दौरान मंगोलों द्वारा किए गए आक्रमणों के विषय में हम इसी इकाई के आगामी भाग में विवेचना करेंगे। यद्यपि मंगोलों की उपस्थिति ने उत्तर पश्चिम में सल्तनत को सुदृढ़ करने की इल्तुतमिश की योजना को असफल कर दिया था, लेकिन उसने उन परिस्थितियों को उत्पन्न किया जिससे कुबाचा, जिसके नियंत्रण में उच्च था, का राज्य नष्ट हो गया। उसको मंगवर्नी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप इल्तुतमिश ने भटिंडा, कोहराम और सरस्वती पर अधिकार कर लिया। 1226 ईस्वी के आसपास उसने 2 तरफा प्रहार मुल्तान एवं उच्च पर भी किया। कुबाचा पराजित हो गया और स्वयं को सिंधु नदी में डुबो दिया। दिल्ली सल्तनत के लिए उत्तर पश्चिम पर अधिकार करना अब संभव हो गया। राजपूताना में रणथंभौर, मंदौर, जालौर, बयाना एवं थानगीर को पुनः प्राप्त करने में भी तुर्क सफल रहे। सन 1225 ईस्वी के बाद इल्तुतमिश पूर्व की ओर अग्रसर हुआ। यदाकदा सैनिक सफलताओं के अतिरिक्त बंगाल में लखनऊती तथा बिहार के शासक सल्तनत के प्रभुत्व की अवहेलना करते रहे।
इल्तुतमिश की उपलब्धियों का आकलन करते हुए एक आधुनिक इतिहासकार ने लिखा है कि प्रशासनिक तंत्र की प्राथमिक रूपरेखा प्रदान करने के कारण सल्तनत उनकी ऋणी थी। उसने निरंकुश राजतंत्र की नींव रखी और बाद में इस राजतंत्र की बदौलत खिलजियों के अधीन इसका उपयोग सैनिक साम्राज्यवाद के तंत्र के रूप में हुआ। जहां ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और इसके संप्रभु स्तर की नींव रखी, वहीं इल्तुतमिश निश्चित रूप से इसका प्रथम राजा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कों के मध्य गुटबाजी एवं कलह और अधिक तेजी से स्पष्ट हुआ। लगभग 30 वर्षों के दौरान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के रूप में 4 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इन वर्षों के दौरान उच्च राजनीति में निर्णय लेने वाले अति महत्वपूर्ण समूह को तुर्कान ए चहलगानी बंदागान ए शमसी इल्तुतमिश के 40 तुर्क गुलाम अधिकारीगण के नाम से जाना जाता था। 14वीं सदी ईस्वी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने इन संकटकालीन वर्षों का संक्षिप्त एवं रोचक वर्णन किया है। वह लिखता है कि शमसुद्दीन के शासनकाल में, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही कहा जाता था, अति महत्वपूर्ण मालिकों, वजीरों जो शिक्षित, बुद्धिमान एवं योग्य थे की उपस्थिति के कारण सुल्तान के दरबार में एक स्थिरता आई। किंतु सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके 40 गुलाम अधिकारियों ने दरबार की राजनीति में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली। सर्वोच्चता प्राप्त करने वाले ये तुर्क गुलाम अधिकारी जो कुलीन वर्ग से संबंधित थे, शमसुद्दीन के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में विभिन्न बहानों द्वारा नष्ट कर दिए गए। बर्नी ने अपने मुख्य विवरण में तत्कालीन घटनाक्रम पर भी प्रकाश डाला है। सन 1235 से 1265 ईस्वी का जिक्र करते हुए उसने बताया है कि इस बीच राजनीतिक घटनाक्रम सिंहासन एवं सैनिक अभिजात वर्ग के बीच संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता रहा। सैनिक अभिजात वर्ग अपने विशेषाधिकारों की स्थिति को बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था और अक्सर संतुलन इस सैनिक अभिजात वर्ग के पक्ष में ही रहा। इन परिस्थितियों में सल्तनत के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। राजनीतिक अस्थिरता उस समय और अधिक तीव्र हो गई जब छोटे छोटे राजपूत सरदारों एवं स्थानीय सरदारों ने केंद्र की अवज्ञा करनी शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त मंगोल आक्रमणकारी अभी भी पंजाब के अंदर तथा आसपास के क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। 1265 ईस्वी में बलबन के सिंहासन आरोहण के साथ ही सल्तनत को एक लौह इच्छा शक्ति वाला शासक प्राप्त हो गया। बलबन ने स्वयं के लिए 2 उद्देश्य निर्धारित किए। पहला, दरबारी उत्सवों की शान शौकत द्वारा ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करना, शासनादि परंपराओं का पालन करना जिसमें शासक का स्थान आम जनता से भिन्न हो और सुल्तान उनके लिए भय का प्रतीक बन जाए। दूसरा जो उद्देश्य था वह यह था कि तुर्कों की शक्ति को सुदृढ़ करना, विद्रोहों की दृढ़ता के साथ दमन करना और प्रशासनिक तंत्र को चुस्त करना। बलबन की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए एक प्रकार से आपने देखा कि फिर से संघर्ष शुरू हो गया। बलबन ने अपने बड़े पुत्र मुहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नामजद किया था, लेकिन कुलीनों ने बंगड़ा खान के पुत्र कैकोबाद को सिंहासन पर बैठाने में मदद की। 2 वर्षों में भी अधिक समय तक सिंहासन के लिए संघर्ष चलता रहा। अंततः जलालुद्दीन खिलजी, जो उस समय कुलीन वर्ग में प्रमुख था, ने सिंहासन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। उसकी इस कार्यवाही का बड़ा विरोध हुआ, किंतु उस समय यह समझा जाता था कि खिलजी तुर्क नहीं है बल्कि वह एक अन्य जाति से संबंधित है। सन 1206 से 1290 ईस्वी के बीच खिलजी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहा। उदाहरण के लिए बख्तियार खिलजी बंगाल का मुफ्ती था, यहाँ तक कि जलालुद्दीन खिलजी स्वयं पश्चिमी पंजाब में सुनाम का मुफ्ती था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करना शुरू किया। सन 1296 ईस्वी में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसका वध कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। लगभग 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सल्तनत ने विजय की नीति का अनुसरण किया। इसके विषय में आपको इकाई 15 में बताया जाएगा। बोध प्रश्न अब देख लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दुज की शक्ति को कैसे कुचला, 5 पंक्तियों में लिखिए। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक
इल्तुतमिश था, इसकी व्याख्या कीजिए। अब 14.7 जो है उसको देखेंगे, जिसमें मंगोलों की समस्या के बारे में बताया जा रहा है। तो इकाई 13 तक हमने मध्य एशिया एवं ईरान में मंगोलों की शक्ति के उदय के विषय में विवेचना कर चुके हैं। यहाँ पर हम भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर उत्पन्न मंगोल खतरे एवं उसके परिणामों को मुख्य रूप से रेखांकित करेंगे। हिंदू कुश पर्वत द्वारा विभाजित काबुल गजनी कंधार रेखा पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण न केवल वैज्ञानिक सीमाओं के अस्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण था, अपितु यह भी एक सत्यता थी कि वह मार्ग भारत को उस बड़े सिल्क मार्ग से जोड़ता था जो चीन के मध्य एशिया एवं ईरान होकर गुजरता है। लेकिन मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया में होने वाले परिवर्तनों के कारण नव स्थापित तुर्की राज्य इस कार्य को न कर सका। मंगोल आक्रमणों के कारण उत्पन्न स्थिति ने दिल्ली के सुल्तानों के प्रचार को चिनाब नदी तक ही सीमित रखा, जबकि सतलुज का क्षेत्र संघर्षों का मुख्य केंद्र बना रहा। इस तरह सिंधु नदी भारत की मात्र एक सांस्कृतिक सीमा बनकर ही रह गई और सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रण रेखा केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक ही सीमित थी। प्रोफेसर के निजामी ने सल्तनत द्वारा मंगोल खतरे की ओर अपनाए गए दृष्टिकोण को 3 भागों में बांटा है। पहला अलगाववाद, दूसरा तुष्टीकरण और तीसरा विरोध। इल्तुतमिश ने अलगाववाद नीतियों का अनुसरण किया था। दिल्ली के सुल्तानों को मंगोलों के खतरे का सामना तभी से करना पड़ा जब सन 1221 में मंगोलों ने ख्वारिज्म साम्राज्य का अंत कर दिया और चंगेज खान राजकुमार जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आ पहुंचा था। जलालुद्दीन को जब कोई विकल्प नहीं दिखा तब उसने अपने को सिंधु नदी को पार करने की कोशिश की और सिंधु के पूर्वी क्षेत्र में घुस गया। इल्तुतमिश मंगोलों को भारत की सीमा तक पहुंच जाने के कारण नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन उसके लिए सिंधु क्षेत्र में मंगवर्नी की उपस्थिति भी समान रूप से महत्वपूर्ण थी। सुल्तान को भय था कि कुबाचा तथा खोखर मंगवर्नी के साथ मिलकर कहीं गठजोड़ न कर लें, लेकिन राजनीतिक सत्ता के लिए कुबाचा एवं मंगवर्नी के मध्य गठबंधन नहीं हो सका, बल्कि वे सत्ता के लिए आपस में ही भिड़ गए। परंतु इसी बीच उसने खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इससे उत्तर पश्चिम में मंगवर्नी की स्थिति और मजबूत हो गई। अता मलिक ने अपनी पुस्तक तारीखे जहां गुसा में लिखा है कि इल्तुतमिश ने मंगवर्नी की उपस्थिति से उस खतरे का अनुमान कर लिया था जिसके अनुसार वह उसके ऊपर अपनी सत्ता को स्थापित कर उसको नष्ट कर सकता था। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश को भली भांति सल्तनत की कमजोरियों से भी परिचय था। इन्हीं कारणों से बाध्य होकर इल्तुतमिश ने अलगाव की नीति का अनुसरण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि चंगेज खान ने अपनी दूत को इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था। सुल्तान के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कह पाना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित है कि जब तक चंगेज खान जीवित रहा, मृत्यु जब हुई उसकी 1227 ईस्वी तक, उस समय तक इल्तुतमिश ने उत्तर पश्चिम की ओर कोई अभियान नहीं भेजा। यह संभव हो सकता है कि दोनों के मध्य एक दूसरे पर आक्रमण न करने का कोई समझौता हुआ हो। इल्तुतमिश ने कूटनीतिक तरीके से ख्वारिज्म राजकुमार के साथ राजनीतिक गठबंधन करने की अवहेलना की। ख्वारिज्म राजकुमार ने आइन उल मुल्क को इल्तुतमिश के दरबार में अपने राजदूत के रूप में एक प्रार्थना पत्र के साथ भेजा कि वह उसको राजनीतिक शरण दे, किंतु इल्तुतमिश ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ठहरने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। दूसरे, उसने उसके दूत का वध भी करा दिया। मिनहाज सिराज उल्लेख करता है कि इल्तुतमिश ने मंगवर्नी के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा, किंतु मंगवर्नी ने किसी तरह से युद्ध को टाल दिया। वह सन 1224 ईस्वी में अंततः भारतीय भूमि को छोड़ दिया। इल्तुतमिश की अलगाववाद की नीति में परिवर्तन, तुष्टीकरण की नीति की ओर बदलाव उस समय हुआ जबकि सल्तनत की सीमाओं को लाहौर एवं मुल्तान तक बढ़ा दिया गया।
इस नीति के कारण मंगोल आक्रमणों के सम्मुख सल्तनत प्रत्यक्ष तौर पर आ गई, क्योंकि अब दोनों के मध्य कोई मध्यवर्ती राज्य न था। बामियान की हसन करगल ने रजिया सुल्तान के सम्मुख मंगोल विरोधी गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा, किंतु उसने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। इससे स्पष्ट है कि उसने मंगोलों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया। हमको इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस नीति का अनुसरण चंगेज खान के पुत्रों के बीच साम्राज्य के बंटवारे के कारण किया गया, जिससे कि उसकी शक्ति कमजोर हो गई। दूसरा कारण यह भी था कि उस समय मंगोल पश्चिम एशिया में व्यस्त थे। चाहे कोई भी कारण रहे हों, किंतु 1240 ईस्वी से 1266 ईस्वी के मध्य मंगोलों ने भारत पर अधिकार करने की नीति का अनुसरण किया और दिल्ली के साथ एक दूसरे पर आक्रमण न करने के समझौते के स्वर्णिम युग का अंत हो गया। इस दौरान सल्तनत को मंगोलों से गंभीर खतरा बना रहा। इसका मुख्य कारण मध्य एशिया में होने वाला परिवर्तन था। ट्रांस अक्शियाना के मंगोल खान के लिए शक्तिशाली ईरानी शासन मंगोल खानेत का सामना करना कठिन था, इसलिए उसने अपने भाग्य को परखने के लिए भारत की ओर कूच किया। सन 1241 ईस्वी में तैर बहादुर ने लाहौर पर आक्रमण किया और नगर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इसी के कारण सन 1245 ईस्वी एवं 1246 ईस्वी में दो और आक्रमण किए गए। नसीरुद्दीन के शासनकाल में बलबन द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के बावजूद 1241 से 1266 ईस्वी के बीच सल्तनत की सीमाएं सिमटकर ब्यास नदी तक रह गई। इसके बावजूद भी कुछ समय तक तुष्टीकरण की नीति जारी रही। सन 1206 में हालागू के दूत का दिल्ली में उचित सम्मान किया गया और इसी तरह से कूटनीतिक सम्मान का परिचय हालागू ने भी दिया। दिल्ली सल्तनत की नीति में विशेष परिवर्तन बलबन के सत्तासीन होने के बाद ही हुआ। कुल मिलाकर यह विरोध का समय था। बलबन अधिकतर समय दिल्ली में ही रहा और उसकी मुख्य ताकत मंगोलों को रोके रहने में ही लगी रही और उसने उनको ब्यास नदी से दूर रखने में सफलता भी प्राप्त की। बर्नी ने लिखा है कि तामीर खान तथा आदिल खान जैसे कुलीनों ने बलबन को मालवा एवं गुजरात पर आक्रमण करने का सुझाव दिया और उसे प्रसारवादी नीति का अनुसरण करने की सलाह दी, किंतु बलबन ने उत्तर दिया, जबकि मंगोलों ने इस्लाम की संपूर्ण भूमि पर अधिकार कर लिया है, लाहौर को नष्ट कर दिया है और इसे आधार बनाकर प्रत्येक वर्ष हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, तब मैं अपनी राजधानी को कैसे छोड़ सकता हूँ। मंगोल निश्चय ही इस अवसर का लाभ उठाते हुए दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे और दोआबा क्षेत्र को रौंद डालेंगे। अपने ही राज्य में शांति बनाए रखना और अपनी शक्ति सुदृढ़ करना दूसरे देशों के क्षेत्रों पर आक्रमण करने से कहीं बेहतर है, जबकि अपना स्वयं का राज्य असुरक्षित हो। बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध बल एवं कूटनीति दोनों का उपयोग किया। उसने अपनी सुरक्षा रेखा को मजबूत करने के प्रयत्न किए। ब्यास नदी के पार मंगोलों के विस्तार को रोकने के लिए भटिंडा, सुनाम तथा समाना के किलों की मरम्मत कराई। बलबन ने मुल्तान एवं उच्च पर अधिकार करने में भी सफलता प्राप्त की, किंतु पंजाब में उसकी सेनाओं पर मंगोलों का भारी दबाव बना रहा। बलबन के पुत्र राजकुमार मोहम्मद को प्रत्येक वर्ष मंगोलों के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजने पड़ते थे। मंगोलों से मुल्तान की ही रक्षा करते हुए सन 1285 ईस्वी में राजकुमार मोहम्मद की मृत्यु हुई, परंतु एक वास्तविकता यह भी थी कि सन 1295 ईस्वी तक मंगोलों ने दिल्ली पर अधिकार करने के प्रति कोई विशेष उत्सुकता नहीं दिखाई। खलजियों के शासनकाल में मंगोल आक्रमणों का क्षेत्र और आगे की ओर बढ़ गया। सन 1299 ईस्वी में मंगोलों ने कुतलग ख्वाजा के नेतृत्व में प्रथम बार दिल्ली पर आक्रमण किया। तब से दिल्ली मंगोल आक्रमणकारियों के लिए अस्थायी लक्ष्य बन गई। दूसरी बार कुतलग ख्वाजा ने दिल्ली पर उस समय आक्रमण किया जब अलाउद्दीन चित्तौड़ के अभियान में व्यस्त था। यह आक्रमण इतना भयंकर था कि मंगोलों ने दिल्ली में व्यापक स्तर पर सर्वनाश किया। दिल्ली में उनके रहते हुए अलाउद्दीन खिलजी नगर में प्रवेश करने का
प्रयास न कर सका। मंगोलों के लगातार होने वाले आक्रमणों ने अलाउद्दीन को स्थायी समाधान ढूंढने के लिए बाध्य किया। उसने व्यापक स्तर पर सैनिकों की भर्ती की और सीमावर्ती इलाकों को और किलों को मजबूत किया। फलस्वरूप मंगोलों को पहले सन 1306 ईस्वी में तथा फिर 1308 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा। मंगोलों की इस पराजय का एक कारण 1306 ईस्वी में मंगोल सरदार दावा खान की मृत्यु और उसकी मृत्यु के बाद वहां गृह युद्ध का शुरू हो जाना था। इसमें मंगोल बहुत अधिक कमजोर पड़ गए। अब उनका अस्तित्व एक शक्ति के रूप में समाप्त हो गया। इससे दिल्ली के सुल्तानों को अपनी सल्तनत की सीमाओं का प्रसार करने में सहायता मिली। मंगोलों का अंतिम महत्वपूर्ण आक्रमण तरमाशिरीन के नेतृत्व में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ। इसी तरह दिल्ली के सुल्तान मंगोल समस्या का समाधान करने में सफल रहे और मंगोलों से अपनी राज्य को बचाए रखने में सफलता प्राप्त की। इससे सल्तनत की शक्ति भी स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त मंगोलों द्वारा मध्य एवं पश्चिमी एशिया में किए गए सर्वनाश के कारण बड़ी संख्या में विद्वान, दार्शनिक, कलाकार एवं अन्य लोग भागकर दिल्ली आ गए और उन्होंने इसको मुस्लिम संस्कृति के एक महान नगर के रूप में रूपांतरित कर दिया। 14.8 भारत में तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम। भारत की तुर्की विजय के कारण भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में दूरगामी परिवर्तन हुए। उनकी विजय का पहला बड़ा परिणाम यह हुआ कि सामंतीय एवं बहुकेंद्रित राजनीति का स्थान एक ऐसी केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था ने लिया जिसके अंतर्गत राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। सल्तनत, जिसका हम इकाई 16 में वर्णन करेंगे, इसमें इसके इसी स्वरूप को अभिव्यक्त किया गया है। जिस मुख्य संस्था के कारण सल्तनत संभव नहीं हो सकी वह इक्ता व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार राजस्व अनुदान हस्तांतरित किए जाते थे। इस संस्था को सैलजुकों ने अपनी अब्बासी शासन क्षेत्र में अपनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए। आप खंड 5 से 6 में इक्ता के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करेंगे, जिससे कि आप यह चित्रण कर पाएं कि कैसे इसने भिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणाली को आधार उपलब्ध कराया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजा की अधिकारियों को राजस्व एकत्रित करने तथा सेना एवं अश्वरोहियों के रखरखाव के लिए भूक्षेत्र अनुदान दिए जाते थे। इन अधिकारियों को मुक्ति कहा जाता था। तुर्कों से पूर्व भूमि अनुदान प्राप्तकर्ताओं को अस्थायी मालिकाना अधिकार प्राप्त थे, किंतु इक्ता के अंतर्गत इनका स्थानांतरण होता रहा था और एक विशेष स्थान पर साधारणतया वे 3 या 4 वर्ष तक ही रहते थे। अगर संपूर्ण सल्तनत के दृष्टिकोण से देखें तो मालूम पड़ता है कि यह व्यवस्था अनुदान प्राप्तकर्ता को केंद्रीय सत्ता पर काफी हद तक निर्भर बना देती थी, किंतु परवर्ती राजनीतिक प्रणालियों में यह संभव नहीं था। जहां एक ओर राजा, राणा एवं ठाकुर देश की एकता स्थापित करने में असफल रहे, वहीं पर तुर्कों ने अखिल भारतीय स्तर के प्रशासन की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की और ऐसा उन्होंने दिल्ली की सरकार के नियंत्रण में मुख्य नगरों एवं बड़े व्यापारिक मार्गों को लाकर किया। इक्ता व्यवस्था ने जहां एक ओर निरंकुश राज्य के लिए आधार उपलब्ध कराया, वहीं यह कृषि के अतिरिक्त उत्पाद को एकत्रित करने का एक साधन भी बन गया। तुर्क अपने साथ नगरों में रहने की परंपरा को लेकर आए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के ग्रामीण अंचलों से अतिरिक्त उत्पाद भूकरों के रूप में नगरों में पहुंचने लगा। इससे पर्याप्त मात्रा में शहरी अर्थव्यवस्था भी वृद्धि हुई। तुर्क अपने साथ रहट एवं चरखे को लेकर के आए। रहट से कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी सहायता मिली। बौद्ध प्रश्न 4, मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने अलगाववाद, तुष्टीकरण तथा विरोध 3 शस्त्रों का अनुसरण किया। इसकी व्याख्या कीजिए।
दूसरा प्रश्न है जिसमें कॉलम दिए गए हैं, तो उन कॉलम को आप देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे और उनके अ और ब कॉलम में लिखी हुई चीज़ों का आप मेल करेंगे और नोटबुक बनाएंगे। और फ्रेंड्स, तीसरा जो इसका बोध प्रश्न है वह है कि तुर्कों की भारत विजय के राजनीतिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से समाप्त होती है इकाई 14। अब हम पढ़ेंगे इकाई 15 और इकाई 15 की समाप्ति करेंगे और इसके साथ ही आपके लिए ये पूरा का पूरा खंड समाप्त हो जाएगा। तो इकाई 15 जिसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय प्रसार, तो इसकी उद्देश्य यह है कि आप इस इकाई को जब पढ़ लेंगे तो आप इसमें समझ पाएंगे कि दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में 14वीं सदी के ईस्वी के उत्तर और पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में होने वाले प्रसार का ज्ञान प्राप्त होगा और दक्षिण भारत की ओर होने वाले प्रसार की जानकारी मिलेगी। तो 15.1 में इसकी प्रस्तावना को देखें तो 13वीं सदी के मध्य में तुर्की मुल्तानों का प्रारंभिक विस्तार करने के लहर के शांत हो जाने के पश्चात बाद के सुल्तानों का मुख्य उद्देश्य सल्तनत को दृढ़ता प्रदान करना था। अतः खिलजी वंश की स्थापना एवं सल्तनत की प्रारंभिक सीमाओं में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पाई। 13वीं सदी ईस्वी के अंत में तुर्की शासन का खिलजी वंश द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया, जिसके बाद जो शासक वर्ग के जातीय चरित्र में काफी बदलाव आ गया। यह एक अति महत्वपूर्ण घटना थी। सल्तनत की उन्मत्त मुक्त नीति सल्तनत के मामलों का प्रबंध करने के लिए विभिन्न प्रकार के शासक समूहों की भूमिका के फलस्वरूप क्षेत्रीय प्रसार करना संभव हो सका। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद झाइन एवं रणथंभौर में हुई लूटमार ने यह सिद्ध कर दिया कि क्षेत्रीय प्रसार एवं राजनीतिक आवश्यकता थी। पड़ोसी राज्य शक्तिशाली हो गए थे और उनके द्वारा किया गया कोई भी संगठित प्रयत्न दिल्ली सल्तनत के लिए महंगा साबित हो सकता था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जहां एक ओर इन हमलों का कारण क्षेत्रीय प्रसार था, वहीं धन एकत्रित करने का लालच भी इसके साथ मिश्रित हो गया। 14वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में इन दोनों कारकों ने क्षेत्रीय प्रसार की गति को सुनिश्चित किया। 15.2 खिलजी शासन का प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रथम खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन के पास न तो इच्छा शक्ति थी और न ही संसाधन थे। उसके 6 वर्ष के शासन को सुल्तान की नीतियों तथा उसके समर्थकों के स्वार्थों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की आंतरिक विरोधाभास ने मानो जकड़ लिया था। दुर्भाग्यवश समस्या का समाधान सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या के रूप में हुआ। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का हत्यारा एवं उत्तराधिकारी की साम्राज्य प्रसार की भिन्न योजना थी। वह क्षेत्रीय अधिग्रहण तथा सल्तनत के प्रसार के उस युग का अग्रदूत था जिसके शासनकाल के दौरान 14वीं सदी ईस्वी के मध्य तक सल्तनत की सीमाएं दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण छोर तक फैल गई। 15.2.1 पश्चिम तथा मध्य भारत। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ एवं स्वयं को मजबूती से स्थापित करने के बाद सन 1299 ईस्वी में गुजरात प्रदेश में अपने प्रथम सैनिक अभियान का प्रारंभ किया। उसके अधीन यह प्रथम क्षेत्रीय प्रसार भी था। इसी के साथ साथ शायद गुजरात, जिसके संपन्न व्यापार ने सदैव ही आक्रमणकारियों को ललचाया था, कि संपन्नता की ओर भी अलाउद्दीन आकर्षित हुआ। शाही सेना का नेतृत्व संयुक्त रूप से अलाउद्दीन के 2 सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों उलूग खान एवं नुसरत खान के अधीन था। गुजरात को सरलता के साथ जीत लिया गया, प्रदेश को लूटा गया, राजधानी अहिनलवारा को नष्ट कर दिया गया। गुजरात का प्रशासनिक नियंत्रण अल्प खान को गवर्नर के रूप में सौंप दिया गया। साम्राज्य का पश्चिम की ओर प्रसार तथा उस पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में मालवा को अपने अधीन कर लिया। यह एक विशाल प्रदेश था। इस राज्य की राजधानी मांडू से राजा राय महालक देव अपने एक शक्तिशाली मंत्री को का प्रधान की सहायता से शासन करता था। राय की सेना शाही सेना की संख्या में कहीं अधिक थी, लेकिन शाही सेना ने अंततः सफलता प्राप्त कर ली और मांडू के किले पर अधिकार कर लिया गया। मालवा के पतन के बाद प्रशासन के लिए उनको आइन उल
मुल्क को सौंप दिया गया और उसने शीघ्र ही उज्जैन, धार और चंदेरी को अपने नियंत्रण में ले लिया। मालवा का अनुसरण करते हुए सिवाना, जो जोधपुर से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, पर आक्रमण किया गया। अलाउद्दीन की सेना ने 1304 से 1305 ईस्वी के लगभग 6 वर्षों तक सिवाना पर बिना कोई विशेष सफलता प्राप्त किए घेराव डाले रखा। किले पर अंततः 1309 ईस्वी में अधिकार कर लिया गया। सिवाना का शासक राय शीतल देव सैनिक अभियान के दौरान मारा गया। किले तथा प्रदेश को कमालुद्दीन गुर्ग के नियंत्रण में सौंप दिया गया। सन 1305 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया गया। युद्ध में इसके शासक कन्हार देव का वध कर दिया गया। किले को सल्तनत में मिला लिया गया और कमालुद्दीन गुर्ग के नियंत्रण में दे दिया गया। 15.2.2 उत्तर पश्चिम तथा उत्तर भारत। अलाउद्दीन द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन को जलालुद्दीन के परिवार द्वारा, जो भाग कर मुल्तान चले गए थे, संभावित विद्रोह के दमन की समस्या का सामना करना पड़ा। उलूग खान तथा जफर खान को मुल्तान में अरकली खान को समाप्त करने का कार्य सौंपा गया। अरकली खान को बंदी बना लिया गया और सुरक्षित रूप से दिल्ली लाया गया। मुल्तान एक बार फिर दिल्ली के नियंत्रण में आ गया। मुल्तान अभियान किसी भी तरह से क्षेत्रीय प्रसार का कार्य न था, अपितु सुदृढ़ीकरण की नीति का ही एक भाग था। सन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उलूग खान को भेजा। इस समय रणथंभौर का शासक राय हमीर था। उलूग खान के अभियान में अवध का गवर्नर नुसरत खान भी सम्मिलित हो गया। रणथंभौर जाते हुए मार्ग में शाही सेनाओं ने झाइन पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात रणथंभौर के किले पर घेराव डाला, जिसका नेतृत्व अलाउद्दीन ने स्वयं अपने हाथ में लिया। यह घेराव लगभग 6 माह तक चला। अंततः किले के अंदर महिलाओं ने जौहर द्वारा अपनी जान दे दी और एक रात स्वयं राय हमीर देव ने किले के फाटकों को खोल दिया और लड़ते लड़ते मारा गया। इसी नीति को अनुसरण करते हुए अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। कई आक्रमणों के बाद चित्तौड़ के राजा ने अचानक स्वयं सुल्तान के सम्मुख आत्मसमर्पण का प्रस्ताव पेशित किया। उत्तराधिकारी युवराज खिज्र खान को इस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया, लेकिन शीघ्र ही किले को चित्तौड़ के पूर्व शासक के भांजे मालदेव को सौंप दिया गया, जो अलाउद्दीन के शासन के अंत तक दिल्ली के प्रति वफादार बना रहा। अलाउद्दीन के शासन के प्रथम दशक के अंत में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का प्रसार लगभग संपूर्ण उत्तर, पश्चिम तथा मध्य भारत में हो चुका था। उत्तर पश्चिम में सुल्तान से मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक तथा संपूर्ण राजपुताना का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। 15.2.3 दक्खन एवं दक्षिण की ओर प्रसार। देवगिरी पहले ही 1296 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का गवर्नर था, उसकी लूट का शिकार हो चुका था। दक्कन में दूसरे सैनिक अभियान की योजना भी अलाउद्दीन ने सन 1306 से 7 में राय रामचंद्र देव के विरुद्ध ही बनाई। इस आक्रमण का तत्कालीन कारण देवगिरी द्वारा लंबे समय से दिल्ली को वार्षिक नजराना न भेजना था। दक्कन के सैनिक अभियान का नेतृत्व मालिक काफूर को सौंपा गया और इस अभियान में मदद करने के लिए आइन उल मुल्क मुल्तानी तथा अल्प खान को निर्देश दिए गए। रामचंद्र देव ने थोड़े से विरोध के पश्चात व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन मिलने पर शाही सेनाओं के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। रामचंद्र देव का सुल्तान द्वारा बहुत सम्मान किया गया और इन आश्वासन के साथ उसका शासन वापस लौटा दिया गया कि वह सुल्तान को वार्षिक नजराना शीघ्रता के साथ लगातार भेजेगा। रामचंद्र देव ने सुल्तान के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन की नीति देवगिरी पर अधिकार करने की नहीं थी, वह इसको एक संरक्षित राज्य बनाना चाहता था और जितना संभव था उससे धन प्राप्त करना चाहता था। मलिक काफूर द्वारा देवगिरी अभियान के कुशल संचालन से सुल्तान का उसकी सैनिक योग्यताओं में विश्वास बढ़ गया। सुल्तान ने दक्षिण प्रायद्वीप पर सैनिक आक्रमणों का उत्तरदायित्व उस पर सौंपने का निश्चय किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों के मुख्य उद्देश्य दक्षिण राज्यों से धन प्राप्त करना था, न कि क्षेत्रीय प्रसार करना था।
अतः अक्टूबर 1309 ईस्वी में मलिक कफूर के नेतृत्व में शाही सेना ने दक्षिण की ओर अपने अभियान का प्रारंभ किया। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाए उल फुतूह में इन सैनिक अभियानों का विशद विवरण किया है। रास्ते में मलिक कफूर ने आदिलाबाद जिले में स्थित सिरपुर के किले पर अचानक आक्रमण किया। सिरपुर के कुलीनों ने भागकर वारंगल के राय रुद्रदेव के पास शरण ली। शाही सेना ने सिरपुर के किले पर अधिकार कर लिया। जनवरी 1310 ईस्वी के मध्य में शाही सेनाएं वारंगल के समीप पहुंच गई और 14 फरवरी 1310 में काफूर ने किले पर आक्रमण कर लिया। युद्ध की शीघ्र अंत हो गई क्योंकि राय रुद्रदेव आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने कोष का एक भाग सुल्तान को देने का वचन दिया और यह वार्षिक नजराना अदा करने के लिए भी सहमत हो गया। सुल्तान की सेना ने वारंगल में शानदार सफलता प्राप्त की। शाही सेना ने 20,000 घोड़े, हाथी, सोने का भंडार और हीरे जवाहरातों से लदे हजारों ऊंटों को लूट में प्राप्त किया। इस प्रांत का अधिग्रहण नहीं किया गया बल्कि उसे संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। जून 1310 ईस्वी में प्रारंभ में शाही सेना दिल्ली वापस लौट आई। सुल्तान के धन की लालसा की अब कोई सीमा न थी। मंगोलों के खतरों से उत्तर की सीमा को सुरक्षित हो जाने के फलस्वरूप और विंध्याचल के उत्तर तक का संपूर्ण भूभाग उसके अधीन हो जाने के कारण उसने सुदूर दक्षिण की ओर दूसरा सैनिक अभियान भेजने की योजना बनाई। राजा की दृष्टि अब वारंगल से और दक्षिण की ओर द्वार समुद्र पर केंद्रित थी। मलिक कफूर को एक बार फिर शाही सेना का नेतृत्व सौंपा गया। कफूर को लगभग 500 हाथी सहित सोने एवं जवाहरातों को प्राप्त करने का आदेश दिया गया। फरवरी 1311 ईस्वी में द्वार समुद्र के किले पर शाही सेना ने घेराव डाला और दूसरे दिन ही द्वार समुद्र के शासक बल्लाल देव की ओर से शांति स्थापित करने का प्रस्ताव आ गया। उन समझौतों की भांति द्वार समुद्र के शासक ने भी अपार धन और वार्षिक नजराना देने का वचन दिया। द्वार समुद्र की सफलता से उत्साहित होकर मलिक कफूर ने अपनी सैनिक अभियान को और आगे दक्षिण की ओर जारी रखा। वह माबार की ओर अग्रसर हुआ और 1 माह से भी कम समय में ही पांड्यों की राजधानी मदुरा पहुंच गया। लेकिन पांड्य शासक सुंदर पहले से ही भाग गया। मलिक कफूर ने राज्य के कोष एवं हाथियों पर अधिकार कर लिया, जो मात्रा में कुल 512 हाथी, 5000 घोड़े तथा 500 मन अमूल्य हीरे जवाहरात थे। अलाउद्दीन के दक्कन और दक्षिण सैनिक अभियानों के 2 मुख्य उद्देश्य थे। इन क्षेत्रों में दिल्ली के सुल्तान के प्रभुत्व को औपचारिक मान्यता प्रदान करना और दूसरा कम से कम जीवन के नुकसान पर अधिक से अधिक धन संपदा एकत्रित करना। विजित किए गए क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के बजाय विजित राज्यों द्वारा उसके सामंतीय प्रभुत्व को स्वीकार करने की नीति अलाउद्दीन खिलजी के राजनीतिक सर्वोच्चता को परिलक्षित करती है। मलिक कफूर के माबार से लौटने की 1 वर्ष के अंदर ही दक्कन में होने वाली घटनाओं को लेकर अधिग्रहण न करने की नीति का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता महसूस हुई। 1312 ईस्वी में उत्तरार्ध में देवनागरी के शासक रामदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भीलम्मा उत्तराधिकारी बना। भीलम्मा ने दिल्ली के सुल्तान के प्रभुत्व को मानने से इनकार कर दिया और उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को इस उद्देश्य के लिए और दोबारा उस शासक को कुचलने के लिए भेजा और प्रांत पर अस्थायी नियंत्रण करने का आदेश भी दिया। लेकिन मलिक कफूर को शीघ्र ही वापस बुला लिया गया और उसे आइन उल मुल्क को इस प्रांत का नियंत्रण सौंप देने का आदेश मिला। अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद जनवरी 1316 ईस्वी में आइनुल मुल्क को भी देवगिरी की समस्या को हल किए बगैर दिल्ली वापस बुला लिया गया। इस तरह से अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी मुबारक खिलजी सत्तासीन होने के तुरंत बाद ही देवगिरी की ओर प्रस्थान करना चाहता था, लेकिन उसके कुलीन सलाहकारों ने उसको सलाह दी कि वह देवगिरी के अभियान पर न जाए और पहले दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करे। मुबारक ने अपने शासन के दूसरे वर्ष में अप्रैल 1317 ईस्वी में इस अभियान के लिए प्रस्थान किया। देवगिरी की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया और मराठा सरदारों ने सुल्तानों के सम्मुख समर्पण कर दिया। इस प्रांत को सल्तनत के अधीन कर लिया गया। 15.3 तुगलक शासन का प्रसार। तुगलक वंश दिल्ली में जिस समय सत्ता में आया
गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया। उस समय सल्तनत राजनीतिक अस्थिरता से त्रस्त थी। नए शासक द्वारा तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। दूर दराज के प्रांतों ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सल्तनत का प्रभावशाली नियंत्रण केवल केंद्रीय भूभाग तक ही सीमित होकर रह गया। प्रशासनिक तंत्र पूर्णतः पंगु हो चुका था। यह स्वाभाविक ही था कि गयासुद्दीन ने अपना ध्यान आर्थिक एवं प्रशासनिक स्थिति को सुधारने की ओर केंद्रित किया, लेकिन शीघ्र ही साम्राज्य के बाह्य प्रांतों में प्रतिष्ठा एवं प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करने का प्रश्न पैदा हो गया। 15.3.1 दक्षिण भारत। दक्षिण में राजनीतिक स्थिति किसी भी तरह से संतोषजनक न थी। अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार करने और दक्षिण के शासकों द्वारा वफादारी का वचन नाम मात्र के लिए ही था। देवगिरी और तेलंगाना के प्रांतों में शाही प्रभुत्व की पुनर्स्थापित करने के लिए नए सैनिक अभियानों की निश्चय ही आवश्यकता थी। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि देवगिरी को मुबारक खलजी द्वारा पहले ही सल्तनत के अधीन पर लिया गया था, लेकिन देवगिरी के पार के दक्षिण राज्यों ने सल्तनत सत्ता के बचे अवशेषों को भी उखाड़ फेंका था। इसलिए तेलंगाना क्षेत्र पर सुल्तान गयासुद्दीन ने तत्काल अपना ध्यान केंद्रित किया। सन 1321 ईस्वी में उलूग खान, बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना गया था, उलूग खान ही था जो बाद में मोहम्मद तुगलक खान के नाम से था, ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण में प्रस्थान किया। मार्ग में बिना किसी बड़ी बाधा के ही वह वारंगल पहुंच गया। 2 सैनिक घेरावों के बाद, जो प्रत्येक 4 या 5 माह चले, वहां का शासक राय रुद्र अंततः समर्पण करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार विद्रोही को क्षमा करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। किले पर अधिकार कर लिया गया, लूटा गया और कुछ तोड़फोड़ के कार्यों को किया गया। राय को गिरफ्तार कर सुरक्षित रूप से दिल्ली लाया गया। वारंगल का अधिग्रहण कर उसको सल्तनत के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन कर लिया गया। इस नीति का अनुसरण करते हुए उलूग खान ने माबार को भी समर्पण करने के लिए बाध्य किया। यहाँ पर भी प्रत्यक्ष शाही प्रशासन स्थापित किया गया। इस तरह से तेलंगाना के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत का एक भाग बना लिया गया और इसको कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। स्थानीय योग्य लोगों को प्रशासन में पर्याप्त स्थान दिया गया और पराजित लोगों के विरुद्ध दमन की नीति को समाप्त कर उनको क्षमा कर दिया गया। 15.3.2 पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में किए गए सैनिक अभियान दक्षिण में होने वाले युद्धों का परिणाम थे। शाही सेना के वारंगल पर आक्रमण के समय उड़ीसा में स्थित जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने वारंगल नरेश रुद्रदेव की सहायता की थी। अतः सन 1324 ईस्वी के मध्य उलूग खान ने वारंगल से प्रस्थान करते हुए जाजनगर पर भी आक्रमण किया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ और अंततः विजय उलूग खान की हुई। उसने शत्रु के पराव को खूब लूटा और बहुत अधिक धन एकत्रित किया। जाजनगर को जीतकर उसको सल्तनत का एक अंग बना दिया गया। पूर्वी भारत में बंगाल प्रांत सदैव से ही विद्रोहों का गढ़ रहा था। इस प्रांत के गवर्नर स्वयं को स्वतंत्र करने का कोई भी अवसर नहीं जाने देते थे। लखनऊती राज्य के स्वतंत्र शासक फिरोज शाह की मृत्यु के बाद 1323 से 1324 ईस्वी में सिंहासन के लिए भाइयों के बीच गृह युद्ध हो गया। लखनऊती के कुछ कुलीन सहायता के लिए गयासुद्दीन के पास आए। गयासुद्दीन ने सहायता करने का वचन दिया और स्वयं बंगाल की ओर प्रस्थान किया। तिरहुत पहुंचने पर सुल्तान वहां पर ठहर गया और उसने बैरम खान को अन्य अधिकारियों के साथ लखनऊती भेजा। विरोधी सेनाओं में परस्पर संघर्ष लखनऊती के समीप हुआ। सुल्तान के सेनाओं ने सरलता से बंगाल की सेनाओं को पराजित कर दिया और कुछ दूरी तक उनका पीछा भी किया। नसीरुद्दीन के नेतृत्व में युद्धरत ए समूह को लखनऊती में एक अधीनस्थ शासक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। 15.3.3 उत्तर पश्चिम तथा उत्तर। अलाउद्दीन के मुल्तान अभियान से ही सुल्तान की पश्चिमी सीमाएं स्थिर बनी रही थी। सुल्तान दक्षिण एवं गुजरात के मामलों में ज्यादातर व्यस्त रहे। अतः मोहम्मद तुगलक के सत्ता में आ जाने के बाद उत्तर पश्चिम की सीमा की ओर ध्यान केंद्रित किया जा सका। सिंहासनारूढ़ होने के तुरंत बाद मोहम्मद तुगलक ने कालानौर एवं पेशावर में सैनिक अभियान भेजे।
संभवतः यह 1326 से 1327 ईस्वी में तर्माशिरीन खान के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमणों का परिणाम था। इसलिए मोहम्मद तुगलक अपने इन अभियानों द्वारा भविष्य में मंगोलों के होने वाले आक्रमणों से उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करना चाहता था। सुल्तान कालानौर जाते समय स्वयं लाहौर में ठहरा, लेकिन उसने अपनी सेना को कालानौर तथा पेशावर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इस कार्य को बिना किसी विशेष कठिनाई से पूरा कर लिया गया। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अब समाप्त होता है EHI 03 का खंड 4। और तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। और आप इस स्टडी से सेटिस्फाई हैं तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।